हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने नीट महादेव क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पूरे नीट के एग्जाम में नियर अबाउट फिजियोलॉजी से 90% पोर्शन कवर करता है। ठीक, तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो सबसे पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसका डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। थोड़ा सा हिंदी भी आप देखते चलिएगा, पाचन तंत्र। ठीक, तो पाचन तंत्र, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ये वास्तव में है क्या। देखिए, पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो जटिल भोज्य पदार्थों को उनके सरल अवयवी अणुओं में तोड़ने का काम करता है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच इंक्लूड या विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। ठीक, यानी कि जो भी फूड मटेरियल, जो भी भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, उसको उन जटिल अणुओं को सरल तत्वों या उनके अवयवों में तोड़ने के लिए जो सिस्टम काम करता है, वही हमारा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की जब हम बात करते हैं तो इसके मेनली दो भाग होते हैं। एक इसका एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में आहार नाल कहा जाता है। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, आहार नाल। और एक इसका पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि पाचक ग्रंथियां। क्या होता है, पाचक ग्रंथियां। यानी कि जब भी आप ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करते हैं तो उसके अंतर्गत मुख्यतः दो ही पार्ट इसके इंक्लूड होते हैं। एक तो इसकी आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल आती है, और दूसरी इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियां आती हैं। ठीक, तो हम वन बाय वन करके इन दोनों पार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में केवल और केवल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कितने पार्ट्स होते हैं, केवल उन्हीं पार्ट्स का है जो है डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। बाकी अब उन पार्ट्स में क्या डाइजेशन होता है, कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म होता है, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये क्या है, तो कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल इज ए स्ट्रेट ट्यूब, एक सीधी नलिका है, विच एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एनस। यानी कि मुख, एलिमेंट्री कैनाल एक सीधी नलिका है जो एक्सटेंडेड यानी कि फैली होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। एक्सटेंडेड मतलब होती है फैली होती है, यानी कि ये हमारे मुख से लेकर के एनस तक फैली हुई एक नली होती है। ठीक, जैसे आप अगर अपनी आहार नाल की बात करें तो ये नियर अबाउट 8 से 10 मीटर लंबी एक नलिका होती है, और इसको अगर आप निकाल कर रख देंगे तो इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर आपको मिलेगी। तो ये कहां से कहां तक फैली होती है, माउथ टू एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट रेक्टम है, और रेक्टम की जो आउटसाइड ओपनिंग होती है उसको एनस कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ ये इसका जो आप देख रहे हैं, ये माउथ है, ये माउथ से लेकर के ये सारे जो इसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, और लास्ट में इसकी ओपनिंग जो है वो क्या है, एनस। तो एक पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो गया, माउथ हो गया, और एक पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो गया, एनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट लंबी या सीधी नली होती है जो कि एक्सटेंडेड यानी कि फैली होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। एनस क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन रेक्टम है, उसकी ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एनस। ठीक, तो देखिए, माउथ इसकी पहली ओपनिंग है, उसके बाद माउथ पहली ओपनिंग है तो माउथ
की डेफिनेशन क्या है, माउथ की परिभाषा क्या, मुख कहते किसको, कहते हैं कि इट इज ए ट्रांसवर्स स्लिट, एक क्षैतिज चीरा है, ठीक। माउथ इज ए ट्रांसवर्स स्लिट, एक क्षैतिज चीरा है, विच इज गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, अपर ऊपरी होंठ और लोअर यानी कि निचले होंठ के द्वारा इसकी जो है गार्डनिंग की जाती है। और यह एक सिंपल सा क्या होता है कि ट्रांसवर्स स्लिट है, एक क्षैतिज चीरा होता है, ठीक। माउथ के बाद जो हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं मुख गुहा, या इसको कहते हैं ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी का एक नाम और है, इसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो ये जो बक्कल कैविटी है ये एक प्रकार की गुहा है, यानी कि खाली स्थान है, ठीक। और ये खाली स्थान जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे बना होता है, यानी कि माउथ जाकर के जिस खाली स्थान में खुलता है उसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। और बक्कल कैविटी जो है इसके अंदर जो है 3 स्ट्रक्चर आपको पढ़ने होते हैं, यानी कि जो मुख गुहा है इसके अंतर्गत हमें 3 संरचनाएं हैं जिनकी स्टडी करनी रहती है। एक तो आपका टीथ आता है, दूसरा टंग आता है, तीसरा पैलेट, यानी कि दांत, जीभ और तालु, ठीक। तो बक्कल कैविटी के अंदर 3 संरचनाएं हैं, दांत, जीभ और तालु। दांत जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, ठीक। एक तो इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है, नहीं। तो ये आप देख लीजिए एनसीईआरटी बुक में आपके यहाँ दिया भी गया है। और पीएम जो नीट का आपका एग्जाम होता है उसमें डेंटल फार्मूला पूछा जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको उसका डेंटल फार्मूला सारी चीजें हो जाएंगी। ये बहुत ही समझ लीजिए कि अपर सरफेस वे में ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, पूरा एक समरी करके दिया गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है। तो बक्कल कैविटी में जो पहली संरचना टीथ है, टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको इसमें देखना है वो दूसरा स्ट्रक्चर है टंग। टंग माने जीभ, ठीक। तो आप जानते हैं कि ये सेंसरी ऑर्गन में आता है क्योंकि ये हाईली मस्कुलर और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज गस्टेटरी, यानी कि ये स्वाद के इंपल्स को परसीव करने वाला ऑर्गन होता है, ठीक। टंग। तो टंग की परिभाषा ही यही है, इसकी डेफिनेशन यही है कि इट इज ए हाईली मस्कुलर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विच हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बड, ठीक। स्वाद कलिकाएं होती हैं और इनसे हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान होता है। जैसे जीभ के आगे के हिस्से से हमें मीठे का ज्ञान होता है, जीभ के बगल के हिस्से से हमें खट्टे का ज्ञान होता है यानी कि सावर का ज्ञान होता है, और जीभ के पीछे के हिस्से से हमें तीखे का ज्ञान होता है, ठीक। जब कोई तीखा आप चीज खा लेते हैं तो पीछे के हिस्से से जो है हमें पता चलता है। तो ये सारी चीजें जो है और मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में डिस्क्रिप्शन इसका आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेगा। उसके बाद देखिए तीसरा जो स्ट्रक्चर इस बक्कल कैविटी में पाया जाता है वो पैलेट। पैलेट को हम लोग कहते हैं तालु, ठीक। तालु जो है वो बक्कल कैविटी की रूफ यानी कि छत का निर्माण करता है, ठीक। और तालु 2 प्रकार का होता है, एक हार्ड पैलेट होता है और एक सॉफ्ट पैलेट होता है। हार्ड पैलेट क्या होता है, तालु का जो आगे का हिस्सा होता है, जैसे आप बक्कल कैविटी जब मुख में अपनी उंगली को लगाएंगे तो आगे का हिस्सा तालु का कठोर होता है, उसको हार्ड पैलेट कहा जाता है। और पीछे का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको सॉफ्ट पैलेट यानी कि मुलायम तालु कहते हैं। तो मुलायम तालु का जो पिछला हिस्सा है वो हमारे बक्कल कैविटी में हैंग डाउन यानी कि लटकता रहता है, उसको योल्वा कहते हैं, युवला, ठीक। बक्कल कैविटी का में सॉफ्ट पैलेट का पोस्टीरियर पार्ट हैंग डाउन यानी कि लटकता रहता है, उसको युवला कहा जाता है। एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया गया है, ठीक। तो इस तरीके से ये 3 संरचनाएं आपकी किसमें पाई जाती हैं, बक्कल कैविटी में। एक तो टीथ है जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। उसके बाद हाईली मस्कुलर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्ट को के सेंसेशन को परसीव करता है, वो होता है आपका टंग। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो आपका पैलेट जिसको तालु कहते हैं। तालु के 2 भाग, एक हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। हार्ड पैलेट एंटीरियर पोर्शन में होता है और जो सॉफ्ट पैलेट है वो पोस्टीरियर पोर्शन में होता है, और उसका पोस्टीरियर पार्ट बक्कल कैविटी में हैंग डाउन यानी कि लटकता रहता है।
और उसको हम लोग कहते हैं योल्वा। कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें चीजों को निगलने में, घोटने में काफी जो है तकलीफ होती है। ठीक, तो ये होगा। इस तरीके से हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा पार्ट बक्कल कैविटी है, यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बक्कल कैविटी के बाद जब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं तो हमको मिलता है फायरिंग्स। फायरिंग्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्रसनी। फायरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज कहने का मतलब यह है कि एक सामान्य संरचना है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी कि जब नाक से आप हवा ग्रहण करते हैं और मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं तो ये दोनों जाकर के हवा और भोजन एक ऐसी नली है जो उसमें मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, फायरिंग्स। फायरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफायरिंग्स, लैरिंजोफायरिंग्स और ओरोफायरिंग्स। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन आपको मिल रहा है यही है क्या, यही है फायरिंग्स गर्दन में। तो फायरिंग्स का 3 भाग, ऊपर वाला भाग जाकर के नासा गुहा में खुलता है, उसको हम लोग कहते हैं नेजोफायरिंग्स। फायरिंग्स जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर का पोर्शन नेजल चैम्बर में खुलेगा तो नेजोफायरिंग्स, और यहाँ पे नीचे साइड में ये फायरिंग्स 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक भाग तो जाकर के स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स में खुलता है, इसलिए उसको लैरिंजोफायरिंग्स कहा जाता है, और इसका एक दूसरा भाग जो है वो जाके ओएसोफायगस में खुलता है, इसलिए उसको ओरोफायरिंग्स कहा जाता है। तो इसीलिए फायरिंग्स कितने पार्ट हो गए, 3, नेजोफायरिंग्स, लैरिंजोफायरिंग्स और ओरोफायरिंग्स। फायरिंग्स का जो पोर्शन नेजल चैम्बर में जाके खुलता है वो नेजोफायरिंग्स। फायरिंग्स का जो पोर्शन साउंड बॉक्स या लैरिंग्स में, ध्यान दीजिएगा हम लोगों में जो स्वर यंत्र है जिससे हम लोग बोलते हैं, जिसको साउंड बॉक्स कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको लैरिंग्स कहते हैं। तो फायरिंग्स का जो पोर्शन लैरिंग्स में जाके खुलता है उसको लैरिंजोफायरिंग्स कहते हैं, और फायरिंग्स का जो पोर्शन ओएसोफायगस में जाके खुलता है यानी कि आगे वाले स्ट्रक्चर में, उसको ओरोफायरिंग्स कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से फायरिंग्स की 3 संरचनाएं जो हैं, 3 जो डिवीजन है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अब फायरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा वो क्या है, वो है आपका ओएसोफायगस। ओएसोफायगस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का जो है, ओएसोफायगस की हिंदी पहले आप ध्यान दीजिएगा, ओएसोफायगस को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। और ओएसोफायगस एक ऐसी संरचना है जिसमें किसी भी प्रकार के फूड मटेरियल का डाइजेशन नहीं होता, यानी कि पूरी, आपसे देखिए पीएमटी में या सॉरी नीट में बहुत फेमस क्वेश्चन आपका बनता है कि पूरे मानव शरीर में, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ऐसा कौन सा भाग है जिसमें किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता है। ठीक, नो एनी टाइप्स ऑफ फूड गेट डाइजेस्टेड इन विच पार्ट, तो वो क्या होगा आपका, वो होगा ओएसोफायगस। ठीक, ओएसोफायगस का काम केवल ये है कि फायरिंग्स को स्टमक से जोड़ने का काम। ठीक, और इट इज ए लॉन्ग ट्यूब। देखिए ओएसोफायगस का एक नाम और है, ओएसोफायगस को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि फायरिंग्स को स्टमक से जोड़ने का एकमात्र काम किसका है, ओएसोफायगस का है। इसमें किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ का डाइजेशन नहीं होता। चलिए, ओएसोफायगस के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो क्या है, वो स्टमक है। ठीक, देखिए स्टमक जो है ओएसोफायगस से जुड़ा होता है, और ये जो ओएसोफायगस है ये डायाफ्राम को भेद करके, क्योंकि आप जानते हैं डायाफ्राम के ऊपर हमारा थोरेसिक कैविटी होती है यानी कि वक्ष गुहा होती है, और डायाफ्राम के नीचे हमारी क्या होती है, उदर गुहा, जिसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो ओएसोफायगस इस डायाफ्राम को भेद करके किससे आगे जुड़ता है, स्टमक से। ये ओएसोफायगस जब इस डायाफ्राम को भेद कर उदर या उसको एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करता है तो जिस स्थान पे ये निकल डायाफ्राम को भेदता है उस स्थान को हाइटियस कहा जाता है या हाइटस, ये चाहिए ए हाइटस। ओएसोफायगस जिस स्थान पे या जिस प्लेस पे डायाफ्राम को भेद कर एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करता है उस स्थान को हाइटस कहा जाता है। ठीक, तो ये ओएसोफायगस स्टमक में प्रवेश, स्टमक से जाके जुड़ेगा। ठीक, अब इस स्टमक की अगर बात करें तो इट इज ए एम्प्टी बैग लाइक स्ट्रक्चर, खाली थैलेनुमा संरचना।
एक क्वेश्चन बहुत फेमस आपके यहाँ नीट में पूछा जाता है कि जो खाली पेट है या जो एम्प्टी स्टमक है उसका शेप क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप्ड होता है। इंग्लिश का अक्षर जो जे होता है ठीक उसी तरीके से जो है इस स्टमक का जो है वो शेप होता है। ठीक, तो द शेप ऑफ एम्प्टी स्टमक इज जे शेप्ड। स्टमक का एक काम है इट स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको 4 से 5 घंटे तक स्टोर करने का काम कौन करता है? स्टमक करता है। ठीक, और स्टमक के ध्यान दीजिएगा 3 पार्ट हैं, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। ये 3 भाग किसके हैं? ये 3 भाग हैं स्टमक के। ठीक, उसके बाद अभी इसका देखिए लॉन्ग में डिस्क्रिप्शन हम आपको तमाम बताएंगे कि किस भाग में कौन सा डाइजेशन होता है, कैसे कैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, वो सब बाद में आपको मिलेगा। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि स्टमक की मुख्यतः कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक ये 3 भाग ही जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा स्टमक के बाद जो अगली संरचना आपको मिलती है यूरिनरी कैनाल की वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन वास्तव में इसकी लंबाई क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। ठीक, क्यों ज्यादा होती है? तो अगर लंबाई ज्यादा है तो उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा है? ध्यान दीजिएगा ये जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन नाम पड़ा है ये इनके डायमीटर के आधार पर पड़ा है, यानी कि नली का जो व्यास होता है उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई वास्तव में बड़ी होती है लेकिन इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है? शॉर्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वास्तव में लंबाई में छोटी होती है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी नली का व्यास जो है वो, यानी कि जो इस नली का डायमीटर है उसका जो है उसकी वैल्यू जो है ज्यादा होती है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इसका नाम पड़ा और इसका जो है लार्ज इंटेस्टाइन नाम पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट हैं, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन सीकम है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पोर्शन सीकम है उससे एक फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गन निकला रहता है, इसको जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक वेस्टिजियल अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है? देखिए बॉडी में ऐसे अंग जिनका पहले कभी मतलब आज से 10,000, 20,000 साल पहले जब हमारा इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था तो उस समय उन अंगों का प्रयोग हमारे बॉडी में था, लेकिन जैसे जैसे पर्यावरणीय दशाएं बदलती गईं उन अंगों का प्रयोग हमने धीरे धीरे करना बंद कर दिया। अब वो अंग हमारे बॉडी में है तो, लेकिन उसका हमें कोई भी यूज नहीं, उससे हमें कोई लाभ नहीं है, वो एक अवशेष के रूप में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। कभी कभी क्या होता है गलती से फूड का कोई पार्टिकल जो है वो इस अपेंडिक्स में जब चला जाता है, तो इस अपेंडिक्स में काफी पेन होता है, ये स्वेलिंग आ जाती है इसमें, तो डॉक्टर जो सीजरल मतलब उसको ऑपरेशन करके जो है इस अपेंडिक्स को काट करके निकाल देते हैं, क्योंकि अवशेषी कोई काम तो उसका है नहीं। पहले जब हम लोग आदिमानव थे, इतना ज्यादा डेवलप नहीं थे, तो कच्चे भोज्य पदार्थ, फूल, पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां ये सब खाते थे, तो उस समय ये अपेंडिक्स जो है सेलुलोज का डाइजेशन करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता चला गया, हमने भोजन को पचा कर खाना शुरू कर दिया और फूड पार्टिकल जो है वो क्या नाम से पका कर खाने लगे, तो इस अपेंडिक्स का जो प्रयोग है वो धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। तो इसीलिए जो है ये किसकी तरह हो गई? एक अवशेषी अंग के रूप में होगी। ये कहाँ पाई जाती है? ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट है उससे लगी होती है। उसके बाद दूसरा ध्यान दीजिएगा जो कोलोन पार्ट है इसमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, कुछ सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का निर्माण करते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट पोर्शन आपका रेक्टम है। रेक्टम बाहर के साइड में एक ओपनिंग से खुला होता है, जिसको रेक्टम एक कैनाल में खुलता है, इसको एनल कैनाल कहते हैं, एनल कैनाल, और इसकी जो ओपनिंग होती है उसको एनस कहा जाता है। ठीक,
एस का। तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में देखा आप लोगों ने, देख लिया कि एलिमेंट्री कैनाल के इतने सारे पार्ट्स हैं और इनका ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बहुत जल्दी से आप ये दूसरा इसका जो पार्ट है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, यानी कि पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो देखिए पाचक ग्रंथियों की जब बात करते हैं तो इनमें वह सभी ग्रंथियां आती हैं जिनसे निकलने वाले पाचक रस इन भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, पाचन या डाइजेशन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो हैं वो सबसे मुख्य प्रकार की जो है वो क्या है, पाचक ग्रंथि है। जिसमें पहला आपका पैरोटिड ग्लैंड आती है जो दोनों कान के पास पाई जाती है, दूसरा आपका पैराइटल या सब मैक्सिलरी आती है जो कि दोनों गाल के पे होती है, और तीसरा जो है सबलिंगुअल जो कि जीभ के नीचे स्थित होती है। तो इस तरीके से 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स जो है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। उसके बाद अगला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है लीवर, और लीवर के बाद अगली जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है पैंक्रियास। ध्यान दीजिएगा लीवर और पैंक्रियास पे आपको स्पेशल अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। लीवर मतलब एक वीडियो में लीवर का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और एक वीडियोस में पैंक्रियास का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। देखिए लीवर से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आपका नीट में मिलता है कि बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो वो क्या होगा, लीवर होगा। ठीक, तो अगर पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो वो आपका हो जाएगा थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। ठीक, तो लीवर का वजन जो है 1.5 kg होता है इसका वेट, और ये बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तो इस प्रकार से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का 2 पार्ट एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों पोर्शन जो है आपका कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा सारे पार्ट्स को। एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पोर्शन माउथ है, आगे जाकर के बक्कल कैविटी में खुला है। फिर देखिए यहाँ पे फायरिंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है जो मैंने अभी आपको समझाया था। फायरिंग्स के आगे यहाँ पे देखिए लैरिंक्स साउंड बॉक्स को रिप्रेजेंट किया गया है। एक लॉन्ग ट्यूब जिसको ओएसोफेगस कहते हैं उसमें जाके खुला है। ओएसोफेगस जो है डायाफ्राम को भेद करके एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश करता है और जा करके ये स्टमक से ज्वाइंट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है इस खाली स्टमक यानी कि एम्प्टी स्टमक का जो शेप होता है वो इंग्लिश के अक्षर जे शेप का होता है। स्टमक के बाद अगला जो पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाया गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट देखिए यहाँ पे दिखा था, कार्डियक, फंडस और ये डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद जो है अगला जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके तीनों पार्ट सीकम, कोलन और रेक्टम को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत शॉर्ट में एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। देखिए दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करना है कि जो फूड आप खाते हैं तो दांतों के द्वारा उसका क्या होता है, उसका मैस्टिकेशन होता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा जाता है, और फिर उन फूड मटेरियल में जब स्लाइवा मिक्स हो जाती है यानी कि लार मिक्स हो जाती है तो वो एक लुगदी का फॉर्म ले लेता है। उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग कहते हैं बोलस। इसको ध्यान दीजिएगा, बक्कल कैविटी में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का नाम होगा बोलस। मुख में जैसे रोटी जब आप खाते हैं तो स्लाइवा जब मिक्स हो जाता है कुछ देर बाद मीठी लगने लगती है तो वो लुगदी के फॉर्म में हो जाती है, पार्शियली उसका डाइजेशन होता है, उसको बोलस कहा जाता है। यही फूड जब हमारे स्टमक में जाता है तो वहां पे भी उसका ये जो बोलस है उसकी और महीन पार्टिकल में लुगदी बनती है। तो उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि स्टमक में है उसको काइम कहा जाता है। काइम जो है वो स्टमक में भोजन की लुगदी है और बोलस जो है वो मुख गुहा में भोजन की लुगदी है। तो ये दोनों चीजें आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। और आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत सिंपलीफाइड वे में सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई गई हैं, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सारी चीजें आपके क्लियर की जाएंगी। और आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।